यहाँ पर हम बात करते हैं आरंभिक नगर के बारे में। तो ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है आरंभिक नगर। कक्षा 6 का जो हमारे अतीत है, हमारा अतीत, उसी का ही भाग है। आरंभिक नगर के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पुराने भवन का संरक्षण में हम बात करें कि जसपाल और हरप्रीत, ये दो लोग हैं यहाँ पर, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं इस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं पर लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिख करके कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो इनके घर के पास में एक टूटा फूटा घर था, लेकिन उसमें मतलब कि ऐतिहासिक भवन था, एक पुराना भवन था। तो उसकी मरम्मत की वो बात कर रहे थे आसपास वाले जो लोग थे कि ये एक ऐतिहासिक भवन बन सकता है, ये इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हम बात करें जसप्रीत, ये जो दो लोग हैं यहाँ पर, कौन, जसपाल और हरप्रीत, ये सोचने लगे कि भाई पुराने खंडर में लोगों को इतना लगाव क्यों है, क्यों लोग हैं पुराने खंडर से इतना प्यार करते हैं। क्योंकि पुराने खंडर हैं, उनकी वास्तुकला है वो बहुत अच्छी बताई गई है और पुराने चीज़ों के बारे में वो जानकारी भी हमें देती है। जैसे हम बात करें हड़प्पा की कहानी की, तो यहाँ पर हम देखें हड़प्पा की कहानी की बात करते हैं तो अक्सर पुरानी इमारतें हैं, ये अपनी खुद की कहानी बताती हैं। लगभग हम बात करें 150 साल पहले की, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा परास्तर मिला था। तो हड़प्पा परास्तर किसको मिला था? जब पंजाब में 150 साल पहले पुरानी रेलवे लाइनें जब बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जो भी इंजीनियर जुटे हुए थे उनको हड़प्पा परास्तर मिला था, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अगर हड़प्पा की बात करें तो ये हड़प्पा हमारा है, यहाँ पर हम देखें ये आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा। जैसे हम देखें यहाँ पर आधुनिक पाकिस्तान में हमारा हड़प्पा पड़ेगा। और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें हमें मिलेंगी, और यह सोच करके वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ करके ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और इससे कई इमारतें हैं पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके बाद में 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के जो सभी पुरास्थल थे, उनमें जो भी इमारतें हमें मिली हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, उनको हम हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जो जगह है उसके बारे में हमें जानकारी मिली थी, इसलिए इसके बाद में जो भी हमें इमारतें मिली हैं या फिर शहर मिले हैं या कोई चीज़ मिली है, उसको हम हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहते हैं। और इन शहरों का निर्माण है 4700 साल पहले हुआ था। तो हम पुरानी इमारतों को तोड़ करके उनकी जगह नए भवन यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? क्योंकि हम पुरानी इमारतों को तोड़ करके नए भवन बनाते हैं, क्योंकि पुरानी इमारत जो होती है वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है। और अगर नगर की बात करें, ये जो नगर है वो आधुनिक पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंध प्रांत जो है उनकी बात करें, जैसे कि हम नगरों की क्या विशेषता होती है, जो नगर हम आजकल हम देखते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो नगरों में कई नगर हैं, वो 2 या 2 से अधिक ज़्यादा हिस्सों में भी विभाजित रहते हैं। और हम क्या करते हैं, पश्चिमी भाग हमारा जो है वो छोटा सा है। जब भारत की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी भाग है वो छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर ये पश्चिमी भाग है वो बना हुआ था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर की अगर पहचान की बात करें उनकी, या उनकी विशेषता के बारे में बात करें, तो उनका जो पश्चिमी भाग था, पश्चिम वाला एरिया, उन नगरों का पश्चिम वाला एरिया छोटा था, लेकिन वो पश्चिम वाला एरिया है वो ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी वाला हिस्सा है बड़ा है। अगर हम बात करें जैसे कि पश्चिम वाला एरिया छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, पूर्वी वाला हिस्सा है वो बड़ा था, इस तरीके से। तो
लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने क्या कहा है, ऊंचाई वाले भाग जो मिला है हड़प्पा में, उसको पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है, नगर दुर्ग। और नीचे वाले जो भाग था उसको निचला नगर कहा है, और ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। तो हम बात करें यहाँ पर नगर दुर्ग, ऊपर वाले भाग को, और नीचे वाला जो भाग था उसको कहा है निचला नगर। निचला नगर उनको नीचे वाले भाग को कहा है। और दोनों हिस्सों की चार दीवारी हैं वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाई गई जाती थी। ये जो दोनों हिस्से हैं इनकी चार दीवारी पक्की ईंटों के द्वारा, यहाँ पर इस नगर के चार दीवारी है पक्की ईंटों के द्वारा बनाई जाती थी। और इनकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक भी इनकी दीवारें खड़ी रही हैं। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की जो चिनाई की जाती थी वो इस तरीके से करते थे ताकि जो दीवार है वो मजबूत बने। कुछ नगरों के जो नगर हैं, जैसे कुछ नगरों की बात करें, कुछ नगरों का जो नगर दुर्ग वाला पार्ट है, ये ऊंचा वाला पार्ट, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बात करें यहाँ पर मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में जो नगर मिले हैं, मोहनजोदड़ो में खास हमें तालाब की जानकारी मिलती है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातात्विदों ने क्या कहा है, मोहनजोदड़ो में जो तालाब मिला था हमें उसको पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा है। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या चढ़ाई गई थी, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की क्या परत चढ़ाई गई थी। तो प्लास्टर के ऊपर अगर हम चारकोल की परत चढ़ा देते हैं तो उससे पानी का रिसाव रुक सकता है। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए इस सरोवर में क्या थी, सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। तो जो भी सरोवर बनाया गया था उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तो यहाँ पर हम देखें ये नगर और सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। जैसे ये तालाब, इस तरीके से सीढ़ियाँ दो तरफ से बनाई गई थी और इधर से भी बना दी और बीच में ये पूरा तालाब रह गया। और इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्या गया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर चारकोल, तो यहाँ पर परत चढ़ाई गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि चारों ओर यहाँ पर कमरे बनाए गए थे और इसमें भरने के लिए पानी है वो कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जो तालाब था इसको खाली कर दिया जाता था। और शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक हैं विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। फिर अगर हम बात करें कालीबंगा और लोथल की, जैसे लोथल हमारा ये है नीचे की साइड, गुजरात वाला एरिया हम मान सकते हैं, गुजरात के पास वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पर लोथल। और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे हड़प्पा है, ये वर्तमान कहाँ पर है, पंजाब में है, वो पाकिस्तान में है। और लोथल और कालीबंगा, कालीबंगा हमारा ये रहा कालीबंगा, तो ये राजस्थान के ऊपर वाला पार्ट पड़ जाएगा कालीबंगा, इधर राजस्थान के जस्ट ऊपर इधर की साइड है। तो कालीबंगा और लोथल की बात करें, ये अन्य नगरों में अग्निकुंड हमें मिले हैं। जैसे कालीबंगा और लोथल ये दो जगह दिख रही है, यहाँ पर अग्निकुंड हमें मिले हैं और यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। जैसे कि हड़प्पा में हमें बड़े भंडारगृह मिले हैं, मोहनजोदड़ो है यहाँ पर हमें बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं और लोथल में भी हमें बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। तो ये जो नगर हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, कालीबंगा, लोथल, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, जैसे कि भारत के गुजरात में हो गया, भारत के गुजरात और राजस्थान में भी हो गया, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातात्विदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुनके, मोहर, तांबे के उपकरण हमें मिले हैं, पत्थर के लंबे जो ब्लेड होते हैं वो भी हमें मिले हैं। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नदियों की बात करें तो ये नदी है जैसे कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आगे ये झेलम नदी है, झेलम
और चेनाब, रावी, ये 3 नदियाँ हैं सिंधु नदी के आगे। और ये धोलावीरा, सूरतकोटला ये पुरातात्विक स्थल है। सौत को कहा है, ये भी पुरातात्विक स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये भी पुरातात्विक स्थल है। अगर महान स्नानागार की बात करें तो महान स्नानागार इस तरीके के होते थे, जैसे हमारा ये महान स्नानागार है। तो इसमें देखें हम एक तरफ से इधर से सीढ़ी आ रही है, इधर से भी सीढ़ी आ रही है, और चारों तरफ ये कमरे टाइप में बने हुए हैं। भवन, नाले और सड़कों की बात करें। भवन, नाले और सड़कें हैं, इन नगरों के घर हैं आमतौर पर 1 या 2 मंजिले उस समय पर होते थे, और घर के आंगन के चारों ओर है वो कमरा बनाया जाता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी मिलते हैं। कई नगरों में है क्या है, ढके हुए नाले हमें मिलते हैं, तो इसका मतलब पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था थी। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी है वो आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को क्या किया जाता था, सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण है योजनाबद्ध तरीके के साथ में एक साथ ही किया जाता था। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो घर हमें वर्तमान जीवन में मिलते हैं और पुराने समय में जो घर मिलते हैं उनमें क्या अंतर दिखाई देता है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर नगरीय जीवन की बात करें, नगरीय जीवन किस तरीके का था उस समय पर, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरीय जीवन की, नगरीय जो जीवन था उसमें बड़ी हलचल रहती थी। जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की क्या करते थे, खास योजना बनाने में जुटे रहते थे। और ये संभवतः यहाँ के शासक थे, और यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें हैं वो मंगवाते थे। शायद शासक लोग हैं खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषण जैसी जो कीमती चीजें हैं उनको अपने पास में रखते थे, और उसके बाद में जब ये लोग अपने पास में उन चीज़ों को रखते थे, जो खूबसूरत चीज़ें होती थी, इन चीज़ों को अपने पास में रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अगर बात करें नगरों की, तो नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी वो लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हो। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो थे वो स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग यहाँ पर लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही वो उपयोगी जब वस्तुएं लाते थे तो सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी वो अपने साथ में लाते थे। और मिट्टी से बने हुए खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि बच्चे भी खेलते होंगे। तो हमें क्या है, नगर में रहने वाले लोगों की सूची बना सकते हैं कि पहले के नगर में और वर्तमान के नगर में क्या अंतर है। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरानगढ़ जैसे गांव में भी रहते होंगे। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो दीवार का चित्र दिखाया गया है, ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क का चित्र बताया गया है। ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उसका चित्र बताया गया है ऊपर ये, और उसमें बना हुआ एक नाला भी यहाँ पर बताया गया है, किस तरीके से सड़क में नाला बना हुआ है। तो सड़क में नाला किस तरीके से बना हुआ है ये बनाया गया है। और यहाँ पर हम देखें, ये मोहर है एक, ये वाली मोहर, ये उस समय की मोहर है। और मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हुए हैं जो हम देख सकते हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण हमें ये मिला है, और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर अगर हम बात करें, ये जो नीचे है, ये पक्की मिट्टी के क्या है, खिलौने हैं, जिनको बच्चे शायद खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर हम बात करें नगर और शिल्प की, नगर और शिल्प हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन हम कर सकते हैं हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई हैं। जैसे कि पुरातात्विदों को जो चीज़ें वहाँ मिली थी, उनमें से अधिकांश जो चीज़ें थी वो थे शंख हो गया, कांसा हो गया, तावा हो गया, चांदी जैसी धातुएं इनसे बनाई गई थी। जो भी चीज़ें अधिकतर हमें मिली हैं पुरातात्विदों को,
वो अधिकतर क्या है, पत्थर, शंख, तांबा, कांसा हो गया, सोने चांदी जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे कांसे से जो औजार बनते थे, जो हथियार बनते थे और जो गहने और बर्तन बनाए जाते थे, सोने और चांदी के जो गहने और बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तु की अगर हम बात करें तो आकर्षक वस्तुओं में हमें मनके, वाट और फलक हमें मिले हैं। तो ये मनके हैं जो हमें यहाँ पर सबसे आकर्षक वस्तुओं में मिले हैं। तो यहाँ पर पत्थर का बाँट हम देख सकते हैं, ये पत्थर के बाँट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। किससे पत्थर से? चट पत्थर से इनको बनाया गया था। और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तोलने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर हम देखें मनके, इनमें से कई हैं वो कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। ये जो मनके हैं वो कार्निलियन जो पत्थर हैं उनसे कई आभूषण यहाँ पर बनाए जाते थे। पत्थरों को काट करके, तराश करके मनके बनाए जाते थे और इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डाल करके माला बनाई जा सके। और यहाँ पर दाईं तरफ जब हम देखें, धारदार ये पत्थर के फलक हैं। और यहाँ पर नीचे की बात करें, यहाँ पर कढ़ाईदार वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का चित्र बनाया गया है। ये व्यक्ति है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो में हमें मिली है ये। और इसने कढ़ाईदार वस्त्र पहनते हुए इस व्यक्ति को दिखाया गया है। तो हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर के मोहरे बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन हैं वो बनाते थे। अगर हम बात करें जिन गांवों के बारे में तुमने पढ़ा है, सुना है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो संभवतः हम हो सकता है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मोहनजोदड़ो में हमें मिले हैं। कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन हमें मिला है और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी ये आपस में चिपके हुए मिले हैं। ये तांबे की जो वस्तुएं हैं उनसे चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंटें तथा फैन से बनी जो तकलिया सूत है वो कताई का संकेत हमें देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण है वो विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो यहाँ पर मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से यहाँ पर बनाया गया है ये हम देख सकते हैं। ये वाला जो चेहरा है कितने आकर्षक ढंग से ये बनाया गया है। और यहाँ पर इसकी दाढ़ी है वो भी यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाओं और पुरुष दोनों ने इस काम में दक्ष हो सकते हैं। अगर बात करें हम फ्रेंच की, फ्रेंच पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फ्रेंच को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये फ्रेंच है, इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर के उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसके बाद में उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या फिर हल्के समुद्री हरे रंग के होते हैं। फ्रेंच से मनके, चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं। कच्चे माल की खोज की अगर बात करें, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया या फिर धातुओं के अयस्क के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर बात करें हम, किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल हम कहते हैं। जो भी किसान के द्वारा पैदा किया जाता है तो किसान के द्वारा पैदा किए गए कपास को हम कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन अगर हम बात करें तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो अगर हम बात करें ये जो पत्थर थे, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये बहुमूल्य पत्थरों को लोग हैं दूर जगह से या दूसरी जगह से आयात करते थे।
हड़प्पा के लोग हैं तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये जो तांबे के आयात करते थे हड़प्पा के लोग, वो आज के राजस्थान से ये आयात करते थे। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो पश्चिमी एशियाई देश में हम देख सकते हैं ओमान कहाँ पर है मानचित्र में, वहाँ से भी क्या किया जाता था, वहाँ से भी तांबा का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई गई धातु जो है वो टिन का आयात है, वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टिन का आयात हम कहाँ से करते थे, हम टिन का आयात है पहले अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। और सोने का आयात है हम कहाँ से करते थे, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से करते थे। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात है हम गुजरात से करते थे। ईरान अफगानिस्तान से भी बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। तो चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो इन चित्रों को हम देख सकते हैं। जैसे कि गाड़ी है, ये खिलौना है, दूसरी ओर एक मोर भी है यहाँ पर। तो क्या हम बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोग हैं यातायात के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करते थे, जो कि हम यहाँ पर जैसे कि ये क्या है, बैलगाड़ी दिखाई गई है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की अगर बात करें, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आएगा, तो जो लोग हैं नगरों में, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और जो चरावाए ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान है वो देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग हैं गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने हमें मिले हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो इन खिलौनों से हमें पता चलता है कि उस समय क्या है, हल का इस्तेमाल भी किया जाता था। हड़प्पा के लोग हैं गाय, भैंस, भेड़ बकरी पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह भी होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक यहाँ पर जाना पड़ता था। और जब वे दूर दूर तक जाते थे तो उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ेगा। और वे क्या करते थे, जब दूर दूर तक जाते थे तो वे वेड़ जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का वो शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म परिनिरीक्षण हम कर सकते हैं। कच्छ के इलाके में खदिरवेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। तो धोलावीरा नगर कहाँ पर है, ये कच्छ के इलाके में और खदिरवेद के किनारे है धोलावीरा। मैप में भी हम देख सकते हैं। ये मैप है तो यहाँ पर हम देखें धोलावीरा, ये रहा। तो कहाँ पर है ये, धोलावीरा हमारा कच्छ के इलाके में खादिरवेद के किनारे है। और यहाँ पर साफ पानी मिलता है, जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर हैं, 2 भागों में विभक्त हो गए थे। वही धोलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त हो गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंचे ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता था। और यहाँ पर मिले हुए कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो इन अभिलेखों को संभवतः हम लकड़ी में जड़ा गया था, या फिर हम हो सकते हैं जो भी अभिलेख थे वो लकड़ी में जड़े गए थे। और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ के जो अभिलेख हैं वो किस पर मिले हैं, लकड़ी पर जड़े हुए हमें मिले हैं। गुजरात को एक खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे यहाँ पर बसा लोथल नगर जो है, ये लोथल नगर भी यहाँ पर है। ये गुजरात की खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे पर ये बसा हुआ है लोथल। और यहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह में कई मोहरें हैं, मुद्रांकन है और मोहरबंदी जैसे कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी अपनी छाप भी यहाँ पर मिली है। तो ये कहलाता है मोहरबंदी। मोहरबंदी क्या होता है या मुद्रांकन क्या होता है,
गीली मिट्टी पर दबाने से जो छाप बनती है उसको हम कहते हैं मोहरबंदी या मुद्रांकन। लोथल के बंदरगाह की बात करें, यहाँ पर एक बड़ा लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा। अगर हम बात करें, ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये जो चित्र दिखाया गया है लोथल का बंदरगाह है। यहाँ पर बड़ा तालाब है, लोथल का बंदरगाह रहा होगा ये। और यहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल हो सकता है चढ़ाया और उतारा जाता हो। तो यहाँ पर एक इमारत भी मिली है हमें। यहाँ पर संभवतः मनके बनाने का काम भी किया जाता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी हमें यहाँ पर मिले हैं। जो लोथल वाला एरिया है वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी की अगर हम बात करें, मोहरों का प्रयोग है सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था या किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत करके उस पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को हम मोहरबंदी कहते थे। और अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगा सकते हैं कि मोहरों का प्रयोग आज क्यों किया जाता है। अब बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा तालाब देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेकर मोहरों और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विकास हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले जो मैदान है वो समाप्त हो गए थे या समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर है कुछ ही इलाकों में यहाँ पर हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक अगर पाकिस्तान की बात करें, आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां हैं उजड़ गई थी। कई लोग हैं पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में वहां पर जाकर के बस गए थे और लगभग 1400 साल पहले इन नगरों का विकास हुआ है। अगर हम बात करें एटलस में ढूंढें मिस्र, तो मिस्र का पिरामिड बताया गया है। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर के मिस्र का अधिकांश भाग है वो रेगिस्तानी है। और लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी और उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद में इन शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना करके सुरक्षित रखा जाता है और शवों को हम मम्मी कहते हैं। और उनके शवों के साथ भी यहाँ पर अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ में उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया दिया जाता था। और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र सबसे ज़्यादा धन दौलत, यहाँ पर मिस्र में हम सबसे ज़्यादा धन दौलत है वो खर्च किया जाता है शवों को दफनाने के लिए। तो हमें क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद में राजाओं को इन चीज़ों की क्या जरूरत होती थी कि वाद्य यंत्र रख रहे हैं, मरने के बाद में गहने रख रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, हथियार रख रहे हैं, जानवर रखने हैं। तो इसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि क्यों उनकी जरूरत पड़ती थी। उनका मान्यता थी कि मरने के बाद में भी आत्मा रहती है, तो आत्मा के लिए वो लोग रखते थे। अगर हम तिथियों की अगर बात करें, जैसे कि मेहरगढ़ में कपास की खेती है, 7000 साल पहले की बात है। नगरों का आरंभ है लगभग 4700 वर्ष पहले की बात है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत है लगभग 3900 साल पहले हुई थी। और अन्य नगरों का विकास है 2500 साल पहले हुआ था। अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ है वो कहाँ पर मिली हुई है, तांबा और सोना कहाँ पर मिला हुआ है, बहुमूल्य पत्थर हमें कहाँ पर मिले हुए हैं, इनकी अगर बात करें हम तो हमें कौन सी चीज़ है वो कहाँ पर मिली हुई है। तो तांबे की अगर बात करें
जो कीमती पत्थर है वो हमें मिला है लोथल से, बहुमूल्य पत्थर। और लोथल गुजरात वाला एरिया हो गया। उसके बाद में हम बात करें, जैसे कर्नाटक से हमें कुछ मिला है। और अगर हम बात करें तावा, लोहा, सोना, चांदी है, ये भी अलग चीज़ें हमें मिली हैं। और तांबे का आयात है वो राजस्थान से किया जाता था, तो तांबा राजस्थान में मिलता होगा। और पश्चिम एशियाई लोग हैं ओमान से तांबे का इस्तेमाल करते थे। और साथ ही टिन धातु का आयात भी आधुनिक ईरान से और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से किया जाता था। और आधुनिक कर्नाटक बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो बहुमूल्य पत्थर है कर्नाटक। और सोना भी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, सोना अफगानिस्तान हो गया। टिन गुजरात वाला हो गया पार्ट। मिलाई जाने वाली टिन का आयात है हम आधुनिक क्या करते थे, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता था।